प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। प्रेमचंद के उपरांत हिंदी उपन्यास किसी एक निश्चित दिशा की ओर अग्रसर नहीं हुआ, अपितु उसके में विविध धाराएं, नई नई समस्याएं दिखाई दी जो अलग अलग दिशाओं की ओर अग्रसर हुई। विषय की दृष्टि से यदि हम प्रेमचंदोत्तर उपन्यास का वर्गीकरण करें तो उसको हम कुछ बिंदुओं के आधार पर विभाजित कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास, प्रयोगवादी उपन्यास। यदि कालक्रम को दृष्टिगत रख के हम प्रेमचंदोत्तर उपन्यासों का वर्गीकरण करें तो उसे हम 3 कालखंडों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले हम 1936 से लेके 1950 तक के उपन्यास लेंगे, फिर हम 1950 से लेके 1960 तक के उपन्यास लेंगे, फिर 1960 के उपरांत जो वर्तमान समय चल रहा है वहां तक के उपन्यासों को लेने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं मनोविश्लेषणवादी उपन्यास। तो मनोविश्लेषणवादी जो उपन्यासकार हैं उनमें सर्वप्रथम हम जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद जोशी तथा अज्ञे का नाम प्रमुखता से लेते हैं। जैनेन्द्र संभवतः प्रेमचंद के पश्चात हिंदी के एक ऐसे सफल लेखक हैं जिन्होंने अपने उपन्यासों का विषय भारत के गांव को न बनाकर शहरी जीवन को बनाया है। उनमें नगरीय जीवन की मनोवैज्ञानिक समस्याओं का उन्होंने चित्रण किया है। जैनेन्द्र के व्यक्ति केंद्रित उपन्यासों पर आलोचकों ने फ्राइड का प्रभाव माना है, किंतु जैनेन्द्र ने इस बात को अस्वीकार किया है। उनके उपन्यासों में हम आत्मपीड़न की अधिकता देखते हैं। कुछ आलोचकों का कहना है कि जैनेन्द्र ने हिंदी में शरद के अभाव की पूर्ति की है। इनके परख, सुनीता, त्यागपत्र तथा कल्याणी जो उपन्यास हैं उनमें नारी पुरुष के प्रेम की समस्याओं का मनोवैज्ञानिक धरातल पर हमें चित्रण देखने को मिलता है। इन उपन्यासों में विभिन्न पात्रों के मन की में जो उलझने हैं, उनकी गुत्थियां एवं शंकाओं का निरूपण कथा के माध्यम से किया गया है। जहाँ त्यागपत्र में मृणाल के आत्मपीड़न की गाथा का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है, साथ ही अनमेल विवाह के दुष्परिणाम भी हमें इसमें देखने को मिलते हैं। वहीं सुनीता में फ्राइड के सिद्धांतों के आलोक में हरि प्रसन्न के व्यवहार का चित्रण है तथा कल्याणी एक असतृप्त और आधुनिक नारी की गाथा को कहता है। वहीं सुगदा उपन्यास जो है उनका एक कुंठाग्रस्त नारी की कहानी है। जैनेन्द्र जी ने आधुनिक समाज में नारी की स्थिति का यथातथ निरूपण अपने उपन्यासों में किया है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए दूसरे उपन्यासकारों में हम इलाचंद जोशी का नाम प्रमुखता से लेते हैं। इलाचंद जोशी के मुक्तिपथ और सुबह के भूले उपन्यासों को छोड़कर शेष सभी उपन्यासों में हमें फ्राइड के मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के दर्शन होते हैं। इन्होंने अपने उपन्यासों में प्रेत और छाया, सन्यासी और पर्दे की रानी आदि उपन्यासों में व्यक्ति की दमित वासनाएं, कुंठाएं और अर्धचेतन की कथाएं देखने को हमें मिलती हैं। ऐसा लगता है कि लेखक के लिए जीवन में वासना के सिवाय और कुछ नहीं है। उनके मुक्तिपद में वासना से घृणा करने वाले अपरिग्रह राजीव को अधमानव के रूप में चित्रित किया है। यह पहले उपन्यासों की घोर प्रतिक्रिया है। वहीं इनके उपन्यास पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, जिप्सी और जहाज का पंछी, इन सारी उपन्यास जो हैं उनमें जोशी जी ने मानव मन की कुंठाओं और जो ग्रंथियों का सुंदर विश्लेषण किया है। यद्यपि इनके अधिकांश उपन्यासों की मूल विषय वस्तु प्रेम एवं रोमांस है, तथापि उसका विवेचन मनोविज्ञान के आलोक में उन्होंने किया है। वहीं इसमें भगवती चरण वर्मा पर जोशी के समान फ्राइड का अत्यधिक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इनके चित्रलेखा और टेढ़े मेढ़े रास्ते इस बात के अपवाद हैं। चित्रलेखा में फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के थाया उपन्यास पर आधारित है।
टेढ़े मेढ़े रास्ते एक राजनीतिक उपन्यास है जिसमें आधुनिक सभी राजनीतिक वादों पर अनास्था दिखाकर अंत में यह सिद्ध किया गया है कि आज के मानव की मुक्ति का मार्ग कोई मार्ग नहीं है। यह अत्यंत उलझा हुआ उपन्यास है। इनका आखिरी दाव भी एक साधारण कोटि का उपन्यास है जिसमें हमें तिलस्मी वातावरण के दर्शन होते हैं। वहीं मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में हम अज्ञे द्वारा रचित शेखर एक जीवनी, नदी के दीप तथा अपने अपने अजनबी का महत्वपूर्ण स्थान में अज्ञे में मनोविश्लेषण की गहरी क्षमता के साथ साथ हम उनके सूक्ष्म सौंदर्यबोध, कला के प्रति ईमानदार चेतना के दर्शन देखते हैं। शेखर एक जीवनी व्यक्तित्व मनोविज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अज्ञे ने शेखर की कुछ मन स्थिति का चित्रण किया है जो अंततः उपन्यास की कथा बन जाती है। उपन्यास में बौद्धिकता का अतिरेक है एवं रोचकता की कमी है। शेखर एक जीवनी की शैली अपने ढंग की अलग है। नदी के दीप में नर नारी के परस्पर यौन संबंधों का चित्रण किया है। इसकी कथा भी कुछ व्यवस्थित है तथा भाषा हमें प्रतीकात्मक देखने को मिलती है। वहीं उन्होंने अपने अपने अजनबी में अस्तित्ववादी दर्शन का गहरा प्रभाव डाला है। इसमें मृत्यु की विभीषिका से ग्रस्त दो नारी पात्रों की मन स्थिति का उन्होंने निरूपण किया है, जबकि इसके विपरीत भारतीय समाज में माँ पिही तथा प्रबल जिजीविषा की निरंतर प्रेरणा देता है कि किस तरह से अपने अपने अजनबी में वो नारी पात्र जो फंस गई हैं अपने जीने की इच्छा को जागृत रखती हैं। अब आपका आता है साम्यवादी उपन्यासकार। तो साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यास वे हैं जिनमें हम मार्क्सवादी विचारधारा का आधार ग्रहण करके कथानक का ताना बाना बुनते हैं। यशपाल, राहुल सांकृत्यायन, राघे राघव, भैरव प्रसाद गुप्त तथा अमृत राय जो हैं वो इसी कोटि के उपन्यासकारों में गिने जाते हैं। यशपाल के पार्टी का अम्बेडकर सन 1945, दादा का अम्बेडकर 1941, देशद्रोही, मनुष्य के रूप में अमिता, दिव्या, झूठा सच सन 1957 जो उपन्यास हैं उनमें हम मार्क्सवादी विचारधाराओं की अभिव्यक्ति देखते हैं। झूठा सच जो उपन्यास है वो देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। एक ऐसा उपन्यास है जिसमें हम तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों का सफलतापूर्वक चित्रण देखते हैं। इनके अतिरिक्त भैरव प्रसाद गुप्त के सती मैया का चौरा आदि उपन्यासों में हमें मार्क्सवादी चेतना के दर्शन होते हैं। इस युग के दो महत्वपूर्ण उपन्यासकारों में भगवती चरण वर्मा तथा अमृतलाल नागर का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। वर्मा जी के कई उपन्यास प्रसिद्ध हैं जिसमें भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मारे रास्ते, सामर्थ और सीमा तथा सबई नचावत राम गोसाई इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इन उपन्यासों में हम समकालीन राजनीतिक एवं समाज से कथानक लिए हैं जो उपन्यासकार ने अपनी पहली दृष्टि से उसमें हमें संयुक्त परिवार की समस्याएं, शोषण, सत्याग्रह, मिल मालिकों की दुर्गति, नीतियां, पुलिस की धांधली आदि का सटीक चित्रण उन्होंने किया है। वहीं उन्होंने चित्रलेखा उपन्यासों में पाप पुण्य की समस्याओं को अपने उपन्यास का आधार बनाया है। अमृतलाल नागर के सेठ बाकीमल, अमृत और विष, बूंद और समुद्र, महाकाल, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नूपुर, मानस का हंस आदि अनेक उपन्यासों की उन्होंने रचना की है। बूंद और समुद्र उनका श्रेष्ठ उपन्यास है जिसमें भारतीय समाज की रीति नीति, आचार विचार, जीवन दृष्टि, मर्यादा एवं मान्यताओं का यथार्थ चित्रण हमें देखने को मिलता है। मानस का हंस जहां उनका एक जीवनी परक उपन्यास है जिसमें हम गोस्वामी तुलसीदास की जीवन व्रत हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार उन्होंने खंजर नयन उपन्यास में सूरदास के जीवन को कथानक के रूप में बांधकर सूर्य की जीवनी देने का प्रयास किया है। हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकारों में बाबू वृंदावन लाल वर्मा का भी उल्लेखनीय उपन्यास है, उल्लेखनीय स्थान है। इसके अतिरिक्त चतुरसेन शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी नाम इस वर्ग में लिया जा सकता है।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, अथर्वाख्यान ऐसे ऐतिहासिक और कल्पना का सुंदर समन्वय करके उन्होंने अपने उपन्यासों को लिखा है। इन उपन्यासों में हम भारतीय संस्कृति तथा ऐतिहासिक वातावरण का सम्मिश्रण हमें देखने को मिलता है। इनके उपन्यासों में ऐतिहासिक वातावरण की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। वहीं राहुल सांस्कृतिक के सिंह सेनापति, बेलगा से गंगा उपन्यासों में हम अपने ऐतिहासिक तथ्यों को देखने को मिलता है। राघव ने मुर्दों का टीला नामक ऐतिहासिक उपन्यास लिखा है, जो मोहनजोदड़ो के गणतंत्र का जीता जागता चित्रण करता है। वहीं यहाँ ऐतिहासिक उपन्यास हो गए। अब आपका आता है आंचलिक उपन्यास। आंचलिक उपन्यासों से तात्पर्य है ग्रामीण अंचल से संबंधित उपन्यास, मतलब ग्रामीण जनजीवन की जो संस्कृति को दिखाते हैं उन उपन्यासों को हम आंचलिक उपन्यास कहते हैं। तो स्वातंत्रोत्तर हिंदी उपन्यासों में आंचलिक उपन्यास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे उपन्यास जिनमें किसी विशेष अंचल का चित्रण कथानक के द्वारा किया जाता है, इस वर्ग में आते हैं। हिंदी के आंचलिक उपन्यासों में हम सर्वप्रथम फणीश्वर नाथ रेणु का नाम लेते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु ने जिन्होंने मैला आंचल सन 1954 के आसपास लिखा है, तथा परती कथा नामक उपन्यास में हमें बिहार के ग्रामीण अंचल में रहने वाले रीति रिवाज, रहन सहन, वेशभूषा, राजनीतिक आस्थाओं आदि का बहुत बड़े स्तर पर चित्रण देखने को मिलता है। रेणु के अतिरिक्त अन्य आंचलिक उपन्यासकारों में हम नागार्जुन, जिनके रतिनाथ की चाची, बलचंद माँ, बाबा बटेश्वर नाथ, दुख मोचन, बरोन के बेटे आदि उपन्यास हैं को लिया जाता है। इनके अतिरिक्त उदय शंकर भट्ट का सागर लहरें और मनुष्य उपन्यास आंचलिक उपन्यासकारों में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। वहीं ग्रामीण परिवेश को आधार बनाकर भी कुछ उपन्यास लिखे गए, जिनमें आधा गांव, राही मासूम रजा का उपन्यास है, अलग अलग वैतरणीय शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास, जंगल के फूल राजेंद्र अवस्थी का उपन्यास, बबूल विवेकी राय, पानी के प्राचीर राम दरश मिश्र के उपन्यास, रथ के पहिए हिमांशु श्रीवास्तव, इन सभी के उपन्यासों में हम आधुनिकीकरण के कारण बदलते ग्रामीण समाज का चित्रण हमें देखने को मिलता है। इसी संदर्भ में अगर हम देखा जाए तो श्री लाल शुक्ल के राग दरबारी उपन्यास का बहुत ही उल्लेखनीय स्थान है, जिसमें स्वतंत्रोत्तर भारत के ग्रामीण जीवन की मूलहीनता को परत दर परत उखाड़ने की कोशिश की है, जिनमें व्यंग्यात्मक लहजे में भारतीय समाज में समग्र रूप में राजनीति का चित्रण करने का प्रयास किया है। इस उपन्यास की जो कथा भूमि है, वे बड़े नगर से कुछ दूर बसा हुआ गांव सिसपालगंज गांव है, जहां की जिंदगी प्रगति और विकास के तमाम नारों के बावजूद वहां के राजनीतिक लोगों में निहित स्वार्थ एवं अवांछनीय तत्वों के सामने घिस रही है, पिट रही है। सिसपालगंज की पंचायत, कॉलेज की प्रबंध समितियां तथा कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो सूत्रधार हमें इसमें वैद्य जी जो दिखाई देते हैं, वो साक्षात रूप में राजनीतिक संस्कृति है, जो प्रजातंत्र और लोक हित के नाम पर चारों ओर आज भी हमें हमारे आसपास दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि ये उपन्यास तब लिखा गया था, 1950 के बाद लिखा गया था, लेकिन फिर भी 1950 के बाद का जो राग दरबारी उपन्यास है, उसमें जो परिस्थिति तथा वातावरण दिखाया है, वो आज के समय में, वर्तमान समय में भी हमें उस तरह की राजनीति के दर्शन देखने को मिलते हैं, आधुनिक हिंदी देखने को मिलते हैं। अब आपका आता है प्रयोगवादी उपन्यास।
आधुनिक हिंदी उपन्यासों की नवीनतम धारा को हम प्रयोगवादी या आधुनिक बोध के उपन्यासों के रूप में जानते हैं या उनके नाम से जानते हैं। औद्योगिकरण, बदलते हुए परिवेश, भ्रष्ट व्यवस्था, महानगरीय जीवन और यांत्रिक सभ्यता के परिणाम से आज जीवन में जो उथल पुथल हुई है, जो विशृंखला पैदा हुई है, अकेलापन, निराशा जो हम लोगों के जीवन में बस गई है, जिसमें कुंठा है, संतरास है, असुरक्षा की भावना हमें देखने को मिलती है। ये सारी चीजें हमें प्रयोगवादी तथा आधुनिक बोध के उपन्यासों में देखने को मिलती हैं। उपन्यासकारों की दृष्टि से इस ओर गई, जिसमें हम मोहन राकेश का नाम प्रमुख रूप से लेते हैं। मोहन राकेश ने महानगरीय जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को अपने उपन्यासों के माध्यम से बखूबी उतारा है। उनके उपन्यास अंधेरे बंद कमरे तथा ना आने वाला कल, जो 1968 ईस्वी में आया था, ऐसे ही उपन्यास हैं। इसके अतिरिक्त राजेंद्र यादव के उखड़े हुए लोग में उपन्यासकार ने टूटे हुए मानव का चित्रण किया है। वहीं मन्नू भंडारी के उपन्यास आपका बंटी में हमें एक तलाकशुदा दंपत्ति के बच्चों पर जो दुष्प्रभाव पड़ता है, उसका चित्रण हमें यहाँ आपके बंटी उपन्यास में देखने को मिलता है। वहीं नरेश मेहता का उपन्यास यह पथ बंधुता में अकेलेपन एवं अजनबीपन का बोध कराया गया है। निर्मल वर्मा के उपन्यास वे दिन, जो सन 1964 में आया था, लालटेन की छत और एक चित्रण सुख में भी हमें आधुनिकता बोध मुखरित रूप से दिखाई देती है। वहीं कुछ महिला उपन्यासकार जैसे उषा प्रेमदा के उपन्यास रुकोगी नहीं राधिका, 55 खम्भे, लाल दीवार में हमें आधुनिकता बोध का गहन रूप उभरता हुआ दिखाई देता है। भीष्म सैनिक तमस में विभाजन की मानसिकता एवं उससे उठने वाले लाभ जो लोगों के मानसिकता जो उनकी बुरी मानसिकता है, उसके पर्दे को बेनकाब करते हैं। मनोहर श्याम जोशी का कुरु कुरु स्वाहा युवा पीढ़ी की दिशाहीनता को अभिव्यक्त करता है। इसके अतिरिक्त मैत्री पुष्पा का विजन उपन्यास, फरिश्ते निकले उपन्यास जो है, विजन उपन्यास डॉक्टर पेशे से जुड़े हुए लोगों की समस्याओं को उभारता है। वहीं गुनाह बेगुनाह जो उपन्यास है, वहाँ जो पुलिस में महिलाएं भर्ती होती हैं, उनकी समस्याओं को भी उभारता है, जो वर्तमान समय में हमें बखूबी देखने को मिलती हैं। इसके अतिरिक्त भी सैकड़ों उपन्यासकार हैं जो नए नए कथानकों को कल्पना का सुंदर रंग देते हैं, जिसमें सेल की दृष्टि से नवीन प्रयोग भी हुए हैं। इसमें आपके धर्मवीर भारती का सूरज का 7वां कोरा, गिरधर गोपाल का चांदनी के खंडर नवीन शिल्प की दृष्टि से उल्लेखनीय उपन्यास हैं। आधुनिक उपन्यासों में हमें विषय वैविध्यता के साथ साथ शैलियों के भी विभिन्न रूप दिखाई देती है तथा जिसमें आत्मपरक शैली है, पत्र शैली है, वर्णनात्मक शैली है तथा संवेदनात्मक शैली के हमें दर्शन होते हैं। अब इसके साथ ही साथ हम उपन्यासों का एक क्रम बांटेंगे, जिसमें को हम अन्य विविध उपन्यासों में रखेंगे। अन्य विविध उपन्यासों में हम महिला उपन्यासकारों को भी लेंगे, स्त्री विमर्श से संबंधित उपन्यासकारों के भी उपन्यास के बारे में भी जानेंगे, दलित विमर्श से संबंधित उपन्यास के बारे में जानेंगे। तो इनको सारे उपन्यास को हम अन्य विविध उपन्यास कैटेगरी में रखेंगे। हिंदी उपन्यास जगत में 7वें और 8वें दशक तथा इसके बाद के समय में अनेक पुरातन तथा नवीन उपन्यास लेखकों की महत्वपूर्ण कृतियां सामने आई। इन रचनाओं में विविध अभिव्यक्ति तथा प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है, जैसे व्यक्तिवादी प्रवृत्ति की प्रमुखता, काम वासना, यौन सेक्स संबंधित समस्या, नारी शोषण, दलित वर्ग की व्यथा, नौकरी पेशा की समस्या, वर्तमान प्रशासन व्यवस्था, राजनीति पर तीखे व्यंग, आंचलिक कस्बाई जीवन, रंग भेद, नीति शास्त्र आदि चीजों को जो देखने को मिलती है, जिनमें हम आत्मपरक शैली, डायरी शैली, पत्र शैली, वर्णनात्मक शैली, संवाद शैली आदि विविध शैलियों में इसमें उपन्यास लिखे गए।
इन उपन्यासों के संदर्भ में कुछ उपन्यासकारों के नाम लिए जाते हैं, जैसे उपन्यासक हैं आपके राजेंद्र यादव हैं, लक्ष्मी नारायण लाल हैं, मीनाक्षी पुरी, हरि प्रकाश त्यागी, सुरेंद्र तिवारी, नाशा शर्मा, सुदर्शन चोपड़ा तथा बेबेगी राय आदि बेशुमार उपन्यासकार हैं, जिनमें से हम समय अभाव के कारण कुछ ही उपन्यासों की चर्चा करेंगे। जैसे इस काल में यज्ञदत्त शर्मा ने भारतीय जनता की विकासोन्मुखी निर्माण चेतना तथा उसके संघर्ष परायण को केंद्र बनाकर कई उपन्यास लिखे, जिसमें उनका इंसान, निर्माण, महल और मकान तथा बदलती राहें प्रमुख हैं। राजस्थानी जीवन और उसकी चेतना को आधार बनाकर याज्ञवंत शर्मा ने पथहीन, दिया जला, दिया बुझा आदि उपन्यास लिखा है। इसमें ही शैलेश मटियानी का नाम आता है, जिन्होंने बोरीवली से बोरी बंदर नामक उपन्यास में मुंबई में रहने वाले लोगों के जो चकाचौंध की आल में पड़ने वाले कुटिल जीवन का चित्रण उन्होंने किया है। उपन्यासकार केलकर का उपन्यास त्रिपुर सुंदरी उपन्यास में भी हम क्षेत्र की एक नई दिशा का उद्घाटन करता है। इसमें अध्यात्म और मनोविज्ञान का सुंदर ताना बाना हमें देखने को मिलता है। बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने उपन्यास लिखे हैं। सबसे पहले हिंदी की प्रथम महिला साध्वी सती प्राण अबला को माना जाता है। इन्होंने सन 1890 के करीब सुहासिनी नामक हिंदी उपन्यास लिखा था। ब्रजरत्न दास जी ने इनका मूल नाम मल्लिका देवी बताया है और इसको हिंदी महिला उपन्यासकार के रूप में पहला उपन्यास माना जाता है। कुछ अन्य महिला उपन्यासकारों में जैसे आपकी उषा प्रियंवदा आती हैं, जिनका 55 खंबे, लाल दीवार, रुकोगी नहीं राधिका, कृष्णा सोबती, शशि प्रभा शास्त्री, मन्नू भंडारी, शिवानी और मैत्रेयी पुष्पा, जिनका चाक, विजन, ये सारे ग्रामीण अंचल पर उपन्यास लिखे गए हैं। फरिश्ते निकले उपन्यास हैं। चित्रा मुदगल, प्रभा खेतान, कुसुम कुमारी, नासरा शर्मा, गीतांजलि श्री, जिनका माई उपन्यास, हमारा शहर उस वक्त, और इसी वर्ष आया उनका उपन्यास रेत समाधि पर उन्हें बुकर पुरस्कार भी मिला है। गीतांजलि श्री को रेत समाधि उपन्यास पर बुकर पुरस्कार मिला है। तो समय अभाव के कारण मैं सिर्फ नाम बता सकती हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारी महिला उपन्यासकार हैं। इनमें मधु काकड़िया, रमा सिंह, अलका सरावरी, जिनका कली कथा, बायाबाई पास, शेष कादम्बनी जो उपन्यास है वो बहुत सारी शहरी तथा ग्रामीण और नगरीय समस्याओं को लेकर जो वर्तमान दौर में चल रही हैं उनको लेकर लिखे गए उपन्यास हैं। इसी तरह हिंदी का दलित उपन्यास में भी काफी विवाद है कि हिंदी का सर्वप्रथम दलित उपन्यास कौन सा है। तो कुछ लोगों ने सन 1954 में प्रकाशित रामजी लाल सहायकृत जो बंधन मुक्ति उपन्यास है उसको हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास माना है, किंतु दुर्भाग्यवश ये हमें प्राप्त नहीं है। तो और कुछ लोग सन 1980 में प्रकाशित डीवी वरुण कृत अमर ज्योति रचना को कालक्रम की दृष्टि से दूसरा दलित उपन्यास मानते हैं, लेकिन संयोग से ये भी उपन्यास जो है वो अत्यंत निम्न कोटि का है, जिसमें उपन्यासों के तथ्य शायद के आधार पर वो खरा नहीं उतरता है। इस प्रकार अगर हम माने तो विद्वानों ने सर्वमत से सन 1994 में जयप्रकाश कर्दम द्वारा रचित छप्पर उपन्यास को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास स्वीकार किया है। किसके द्वारा? जयप्रकाश कर्दम के द्वारा रचित छप्पर उपन्यास को। दलित उपन्यासकारों में प्रमुख प्रेम कपाड़िया है, प्रेम कपाड़िया का नाम आता है, जिनका मिट्टी की सौगंध, मदन दीक्षित हुए, जिनकी मूरी की ईंट, सत्यप्रकाश, मोहनदास नैमिषारण्य, जिनका मुक्ति पर, वीरांगना झलकारी बाई के नाथ का पलायन, गांव का कुआं, अजय नरवैया का उधर के लोग, मोहनदास नैमिषारण्य का आजार बाजार बंद है, नीलेश रघुवंशी का एक कस्बे के नोट्स आदि प्रमुख दलित उपन्यास के नाम लिए जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी का उपन्यास साहित्य पर्याप्त विषय वैविध्य की दृष्टि से संपन्न है। उसमें सामाजिक, ऐतिहासिक, मनोविश्लेषणवाद, आधुनिक बोध आदि को वो अपने आप में समेटे हुए है और निरंतर
निरंतर जो समाज में नई नई जटिलता है, समस्याएं हैं, उनको वो उपन्यास के माध्यम से व्यक्ति के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा है। इस तरह से उपन्यास शिल्प के क्षेत्र में, रिपोर्टाज के क्षेत्र में हो, चाहे वर्णनात्मक, आत्मकथात्मक, व्यंग्यात्मक, डायरी या संस्मरण, रेडियो, कमेंट्री तथा संभाषण आदि शैलियों का उपयोग करके नए नए औपन्यासिक प्रयोग किए जा रहे हैं। इस तरह से उपन्यास कथ्य और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से उपन्यास का भविष्य हमें उज्जवल नजर आता है और उसमें नए नए प्रयोग हो रहे हैं और लगातार होते चले जाएंगे। इस तरह से आपका उपन्यास का विकास को मैंने संपूर्ण करने की कोशिश की है। जी धन्यवाद।